हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम 2022 के बारे में। 2022 में आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा, आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं। अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम 2022 में आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको सिंपली अपनी डिटेल्स भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, पर्सनल डिटेल्स भरनी है और प्रोसीड कर देना है। आपका एप्लीकेशन जो है बहुत ही इजीली हेजल फ्री वे में प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप नियरेस्ट ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत ही हेजल फ्री कर दिया है बैंक ने। कोई भी चैनल जो आपको सूटेबल लगता है, अगर आपके पास कोई ब्रांच है तो वहाँ पे चले जाइए, अदरवाइज़ ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। और ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे उसके पूरे प्रोसेस पे बढ़ेंगे। तो पर्पज़ क्या रहता है होम लोन का, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा करने के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम लेना चाहते हैं, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों ही आपको चाहिए, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अपनी हर तरह की होम लोन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इंडिया के टॉप बैंक में से एक है। तीसरे या चौथे नंबर पे ये बैंक आता है। हर तरह के लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और होम लोन में भी हर तरह के फैसिलिटीज़ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एनआरआई हो या रेजिडेंट इंडियन हो, कोई भी आप हो सकते हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन बस एक है, आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड हैं तो भी आप ले सकते हैं। सैलरीड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इवन कि अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा नॉन सैलरीड में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, जैसे कि सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या नॉन प्रोफेशनल जैसे कि शॉपकीपर्स, वेंडर्स, फार्मर, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है जहां से आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और यही सेम क्राइटेरिया एनआरआईज के लिए भी है। एनआरआई अगर आप हैं, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रहेगा होम लोन के लिए 21 ईयर्स। 21 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो आप होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट आपका जो को एप्लीकेंट होता है, को एप्लीकेंट यूजुअली ऐड किया जाता है अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को। अगर आपकी इनकम कम है तो आप अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को जोड़ सकते हैं, उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी, उससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। या आपकी प्रॉपर्टी में कोई को बोरोअर है, को ऑनर है, उसको भी एज को बोरोअर ऐड किया जाता है। मैक्सिमम एज रहेगी एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 70 ईयर्स। लोन टेनर जो मैक्सिमम रहेगा वो 30 ईयर्स का रहेगा।
मैक्सिमम लोन क्वांटम, वैसे तो हाउसिंग लोन में कोई भी मैक्सिमम क्वांटम नहीं रहता है। यह आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तब भी फ्लैट की कोई कॉस्ट होगी, अगर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट होगा, प्लॉट लेने जा रहे हैं तो प्लॉट की कोई कॉस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के बाद आपको देखना है कि आप खुद से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके बाद में देखा जाएगा कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आप अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से उतनी EMI भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं तो ही आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है, आप उतना EMI नहीं भर सकते हैं, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सैलरी में से कुछ पार्ट जो होता है वो आपका टेक होम पे होता है, उसको बैंक्स नहीं छेड़ते हैं। उसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा उसी से EMI ली जाती है। वैसे एक ये छोटी सी लिस्ट दी गई है, मुंबई मैक्सिमम 20 करोड़, मेट्रो 7.5 करोड़, अर्बन एरियाज 3 करोड़, सेमी अर्बन एंड रूरल 1 करोड़, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली 5 करोड़। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको मैक्सिमम क्वांटम जो है दिया जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। उसको एनालाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी इनकम स्लैब में फॉल करते हैं। तो सैलरीड पर्सन की अगर बात करें तो सैलरी अगर आपकी 20,000 से कम है तो 50% टेक होम पे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 20,000 से कम, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 18,000 है तो 9,000 को बैंक नहीं छेड़ेगा। 9,000 उसका 50% रहेगा 18 का, वो सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। बाकी का जो 9,000 है उसी में से इस लोन की EMI जाएगी। अगर आपके और भी कोई एग्जिस्टिंग लोन हैं जो कि सिबिल से भी पता चल जाएंगे, तो उनकी EMI भी इसी 9,000 में से जानी चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी EMI जो है सेट की जाएगी। ग्रॉस मंथली इनकम 20,000 से लेके 50,000 से कम तक है तो 60% टेक होम पे नॉर्म्स होंगे। उस केस में आपको 60% तक पार्ट से EMI दे सकते हैं, 40% जो है सेफली आपके घर पे जाएगा। इनकम अगर आप 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है तो 65%, 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो 70% तक का आपका जो इनकम पार्ट है उसमें से आप EMI दे सकते हैं। और 5 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी सैलरी है मंथली तो 75% तक की डिडक्शन कर सकते हैं आप, 25% सेफली आपके घर पे जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है फॉर लास्ट 2 ईयर्स अप टू 6 लाख है तो 70% तक सेफली आप EMI उसमें से भर सकते हैं, बाकी 30% आपके घर पे जाएगा। और अगर आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल की एवरेज देखी जाएगी, 2 साल की आपकी ITR ली जाएगी, उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, उसकी एवरेज अगर 6 लाख से ज़्यादा बनेगी तो 80% तक में से आप EMI दे सकते हैं, 20% आपकी टेक होम पे रहेगी। तो ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। उसके बाद में मार्जिन भी मैंडेटरी है जो कि डिपेंड करता है लोन अमाउंट पे। लोन अप टू 30 लाख, 30 लाख तक का लोन लेने 10% मार्जिन रहेगा, 90% आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। 30 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 20% मार्जिन रहेगा जो आपको खुद से देना पड़ेगा 20%। बाकी का अमाउंट जो होगा वो आपको लोन से मिल जाएगा। 75 लाख से ज़्यादा का अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 CR का लोन रिक्वायरमेंट है तो 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज 25 लाख। 75 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको मार्जिन भी खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को भी आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की कंडीशन ये है कि आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली जो हाउसिंग लोन की प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो 10 लाख से ज़्यादा होती है आज के टाइम में। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आप रजिस्ट्रेशन फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस को प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो टोटली आपको खुद से देनी पड़ेगी, उसके लिए आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, होम लोन के डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी होम लोन हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है दैट इज़ योर KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ।
आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी रहता है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल हिस्ट्री के बारे में बैंक को पता चलता है। उसी से बैंक को पता चलता है कि आप फाइनेंशियली किस तरह से डील करते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स होंगे, एनपीएस होंगे या ओवरड्यू अमाउंट होगी, तब भी बैंक आपको डिनाई कर सकता है या आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है उसको अभी जाके क्लियर कीजिए, तभी आपका जो लोन है वो प्रोसेस किया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अगर आपके कोई भी लोन चल रहे हैं उनकी प्रॉपर टाइम पे ईएमआई भरिए, कुछ भी ओवरड्यू ना कीजिए और ना ही कभी कोई सेटलमेंट कीजिएगा। अगर आपने कोई सेटलमेंट की होगी लोन की, वो भी सिबिल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा और बैंक आपको शायद लोन के लिए डिनाई कर दे। उसके बाद में इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, चाहे आप एनआरआई हैं या रेजिडेंट इंडियन हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स आपको प्रोवाइड करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा, सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी। लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक की स्टेटमेंट बैंक डिमांड कर सकता है। फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का, फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपीज। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उसका प्रूफ, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस शीट्स, आपकी आईटीआर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो आईटीआर की कॉपीज आपको देनी पड़ेंगी लास्ट 2 से 3 साल की। इसमें 2 साल की एवरेज इनकम ले रहे हैं तो 2 साल की तो मिनिमम आपको आईटीआर देनी पड़ेगी। विदाउट एनी ब्रेक आपकी 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए, उसी से आपकी एवरेज इनकम जो है वो असेस की जाएगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट और पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको देने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि डिपेंड करती है कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज के केस में आपको एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी देनी होगी। तो ये डिपेंड करेगा आप किस तरह का रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन होगी, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो होम लोन में रहता है दैट इज 30 ईयर्स। विद इन 30 ईयर्स आपको सारा लोन रिपे करना होगा, बट इस लोन में आपको हॉलीडे पीरियड भी दिया जाएगा। ये 30 ईयर्स इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड है। तो आपको होम लोन में, एजुकेशन लोन में हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। हॉलीडे पीरियड में आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना, आपकी प्रिंसिपल रिपेमेंट स्टार्ट नहीं होती है। तो आप जस्ट इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं हॉलीडे पीरियड में। हॉलीडे पीरियड डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप परचेज करने जा रहे हैं फ्लैट या कोई हाउस रेडीमेड या कोई प्लॉट, उस केस में आपका मोराटोरियम पीरियड 2 महीने तक का रहता है, क्योंकि उसमें आपको जस्ट परचेजिंग करनी है, 1 गो में पेमेंट करनी है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। बट कंस्ट्रक्शन में आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है और मैक्सिमम हॉलीडे पीरियड जो है वो 36 मंथ्स का है कंस्ट्रक्शन के लिए। अप टू 7th फ्लोर की अगर बिल्डिंग है अगर आपकी, 18 मंथ्स तक का आपको कंस्ट्रक्शन के लिए हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरीज उसमें ऐड होंगी, 6 मंथ्स का एडिशनल मोराटोरियम दिया जाएगा पर फ्लोर, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स। तो मैक्सिमम तो 36 मंथ है, बट ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिवाइड करता है। और ये मोराटोरियम पीरियड काउंट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, और जिस दिन आपकी फर्स्ट डिसबर्समेंट, जिस दिन आपका लोन किया गया था, पहली बार आपको पैसा दिया गया था, वो होता है डिसबर्समेंट डेट। तब से लेके या तो आपके कंस्ट्रक्शन पूरा होने तक या जितना आपको मोराटोरियम दिया जा रहा है उस तक, जो भी पहले होगा उतना ही मोराटोरियम आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 18 मंथ्स का मोराटोरियम दिया गया है और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 महीने पूरे हो गए, तो 10 महीने में ही आपको एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, आपका मोराटोरियम खत्म हो जाएगा। बट अगर आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 18 महीने के बजाय 24 महीने में ख़त्म हो रही है, तो आपको 18 महीने के बाद एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, 18 महीने से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा।
तो ये हॉलीडे पीरियड भी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट लोन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे है, BRLLR प्लस 0.25% टू BRLLR प्लस 1.60%। तो आफ्टर कंसेशन 6.50% टू 7.80%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रेजेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, यहाँ में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अभी के 2022 के रेट्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। तो जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स आप जरूर कंफर्म कर लें। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी, चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी है उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और आपके टाइटल डीड्स जो हैं, ओरिजिनल जो सेल डीड होगी वो बैंक के पास रहेगी जब तक कि आप सारा लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रीपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन चार्जेस जो भी अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, अप टू 50 lakhs 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 8,500 अपफ्रंट फीस, मैक्सिमम 1,000, मैक्सिमम 15,000। तो मैक्सिमम 15,000 रुपये है और मिनिमम 0.5% है। अबव 50 लाख है 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 8,500, मैक्सिमम 25,000। ये जो चार्जेस हैं ये इंक्लूसिव ऑफ वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल ओपिनियन फीस, तो इसमें हर तरह की फ़ी जो है इंक्लूड की गई है। तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस दी जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हैं आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं चाहे रेडी बिल्ट ले रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसके वैल्यूएशन जो चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को बेयर करने होते हैं। लीगल ओपिनियन फीस भी कस्टमर से ली जाती है, विजिटिंग चार्जेस वगैरह भी लिए जाते हैं, वो सब कस्टमर को बेयर करने होते हैं। बट बैंक ऑफ बड़ौदा इसी प्रोसेसिंग चार्ज में सारे चार्जेस इंक्लूड कर दिए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।